नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ, संतोख दुर्लभ जी हॉस्पिटल से न्यूरोलॉजिस्ट। और 17 नवंबर का जो दिन है वो हम राष्ट्रीय मिर्गी दिवस या नेशनल एपिलेप्सी डे के नाम से मनाते हैं। तो हर साल हम एपिलेप्सी के बारे में कुछ मैसेज देते हैं इस दिन पर। तो आज हमने सोचा है कि क्यों ना एपिलेप्सी के बारे में कुछ अलग तरीके से बात की जाए, कुछ इसके इतिहास के बारे में बात की जाए, हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी के बारे में बात की जाए। वैसे तो एपिलेप्सी जो है और सामान्य रोगों जैसा ही है, जैसे डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, थायराइड की बीमारी होती है। पर शुरू से ही एपिलेप्सी के साथ काफ़ी अंधविश्वास जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं वो थोड़े नाटकीय होते हैं, तो लोग उसे लक्षणों को देखकर घबरा जाते हैं। अब इसके हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जो लिटरेचर है, करीब 4000 साल पहले एपिलेप्सी के मरीजों का उल्लेख किया गया है, जो अपना मेसोपोटामिया के आसपास का जो एरिया है, जो आज आधुनिक ईरान, इराक, तुर्की का एरिया माना जाएगा, वहाँ से इसका रिपोर्टिंग किया गया। और उन लोगों ने कहा है कि ये किसी चंद्र देवता के प्रकोप से इस प्रकार की ये बीमारी आती है। और ये उल्लेख इस प्रकार का ग्रीक लिटरेचर में भी किया गया है। तो उनको एक देवी होती है आर्टिमिस, और उसके प्रकोप से उन्होंने कहा है कि ये एपिलेप्सी की बीमारी होती है। तो ये शुरू में हमेशा देवीय प्रकोप माना जाता रहा। फिर आज से 2500 साल पहले मॉडर्न लिटरेचर में हिप्पोक्रेटस, जिसके नाम की हम हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते हैं, उसने पहली बार एपिलेप्सी को कहा कि ये एक ब्रेन की बीमारी है और इसका किसी अंधविश्वास से कोई संबंध नहीं है और इसको अंधविश्वास से जोड़ना उचित नहीं है। जब हम भारतीय लिटरेचर की बात करते हैं तो भारतीय लिटरेचर में चूंकि हमारे वैज्ञानिकों का थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पे हमेशा ध्यान कम रहता है, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। पर महर्षि अत्रेय ने सबसे पहले एपिलेप्सी को डिस्क्राइब किया भारतीय लिटरेचर में, और करीब ये हिप्पोक्रेटस से भी पहले की बात रही होगी। और इस एपिलेप्सी को अपस्मारा नाम दिया गया हिंदी के अंदर। और बड़ी रोचक बात यह है कि अगर हम नटराज की मूर्ति देखते हैं तो जो शिव के दाहिने पैर के नीचे एक छोटा सा दानव दबा हुआ नजर आता है, उसको भी अपस्मारा कहते हैं। और ये कथा ये कहती है कि अपस्मारा है, ये चेतना को लुप्त करने वाला एक छोटा दानव था और शिव ने इसको दबाया, इसका नाश किया ताकि हमारी चेतना प्रज्वलित रहे। तो आप ये देखें कि हिंदुस्तान में या इंडिया में लोगों को ये मालूम था कि एपिलेप्सी का चेतना लुप्त होने से कोई संबंध है, पर तब तक बहुत एग्जैक्ट कारण नहीं मालूम था। फिर महर्षि अत्रेय ने इसको विभाजित भी किया 3-4 भागों में, और उसके बाद चरक संहिता में इसका और स्पष्ट उल्लेख मिलता है। और चरक संहिता भी करीब आज से 2600-2700 साल पहले की है, जिसमें जैसे आयुर्वेद में हर बीमारी के कारण में कुछ दोष गिनाए जाते हैं, तो इस प्रकार से एपिलेप्सी को कुछ दोषों से माना गया, पर एटलीस्ट इसके पीछे वैज्ञानिक कारण तब तक खोज लिए गए थे। अब इसके बाद भी हैरानी की बात यह है कि जब पाश्चात्य लिटरेचर में और भारतीय लिटरेचर में वैज्ञानिक कारण खोज लिए गए और एपिलेप्सी को उनसे जोड़ लिया गया, फिर भी अगले करीब 2000 वर्षों तक एपिलेप्सी को अंधविश्वासों से ही जूझना पड़ा। एपिलेप्सी के रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, हमेशा उनको कहा था कोई दुष्ट देवता ने इसको अपने अधीन कर लिया है, कई बार उनको सामाजिक बहिष्कार किया गया, यहाँ तक कि लोगों को, एपिलेप्सी के मरीजों को जेलों में भी डाला गया। और आधुनिक काल में हम बात करें तो आधुनिक काल में जो सबसे पहला एपिलेप्सी का साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन शुरू हुआ वो करीब 19वीं शताब्दी में 1840 के आसपास जैक्सन नाम के वैज्ञानिक ने इसको डिस्क्राइब किया। उसने कहा कि इसका कारण है कि ब्रेन में जो विद्युत आपस में संचारण होता है, उसके संचारण में कोई बाधा आती है, उससे शॉर्ट सर्किट होता है और उससे ये दौरा बनता है। और उसी समय करीब ब्रोमाइड नाम की दवाई की भी खोज की गई। उसके अगले 60-70 साल तक यानी 1930 के आसपास वैज्ञानिकों ने ब्रेन की संरचना काफ़ी हद तक खोज ली थी। उन्होंने खोज लिया था कि ब्रेन में अलग अलग नर्व सेल होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपस में जुड़े रहते हैं और विद्युत के द्वारा एक दूसरे से संपर्क करते हैं, और इस संपर्क में कोई भी बाधा आ जाए शॉर्ट सर्किट जैसे, तो उससे मिर्गी का दौरा बनता है। तो काफ़ी हद तक समझ आ गई थी। और 1950 में कुछ आधुनिक दवाइयों का भी आविष्कार हो गया जो आज तक भी प्रचलन में है। और इस समय एपिलेप्सी की करीब 60-70 दवाइयाँ खोजी जा चुकी हैं, जिसमें से 31 दवाइयाँ अभी भी प्रचलन में हैं, कुछ दवाइयाँ आउटडेटेड हो गई। इसके साथ साथ अब MRI के आविष्कार से हम एपिलेप्सी के रोगियों का बारीक से बारीक स्कैन कर सकते हैं और उनके स्ट्रक्चर में कोई भी डेफिसिट है तो उसको भी निकाल सकते हैं। अब इन सब होने के बावजूद भी ये बड़ी हैरानी की बात है कि 2018 तक जो एक लिटरेचर में रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें ये कहा गया है कि इस समय करीब 5 करोड़ रोगी विश्व में एपिलेप्सी के हो सकते हैं, और उसमें से अधिकांश यानी करीब 3 से 3.5 करोड़ लोग अभी भी एपिलेप्सी की प्रॉपर केयर से वंचित हैं, और या तो उनको इलाज मिल नहीं रहा या पूरा इलाज नहीं मिल रहा।
तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अभी किसी भी एपिलेप्सी के मरीज को देखें तो इसके बारे में अंधविश्वासों को दूर करें, लोगों में चेतना जागृत करें ताकि इसका इलाज कराएं। और एपिलेप्सी के ज़्यादातर रोगी दवाइयों के सहारे अपना जीवन बिल्कुल नॉर्मल रूप से गुजारते हैं। बहुत सी प्रसिद्ध पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने एपिलेप्सी के साथ अपना जीवन नॉर्मल रूप से गुजारा है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर और अपने क्रिकेटर जॉन टी रोड्स और आदि बहुत सारे नाम शामिल हैं। धन्यवाद।